Yes, students, raise your hands if my audio and video is clear. Okay, thank you so much. थर्मल प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है? हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? दैट इज थर्मोमेट्री। अगर किसी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हम इसमें ये भी कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट कितने टाइम में ट्रांसफर होती है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो स्टडी करना होगा सबसे पहले, दैट इज हीट एनर्जी, दैट इज हीट। तो हीट के बारे में सबसे पहला डिस्कशन रहेगा हमारा। उसके बाद में हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, टेम्परेचर्स को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उसको थर्मोमेट्री बोला जाता है, टेम्परेचर को मेजर करना। ओके, तो सबसे पहले हीट के बारे में डिस्कशंस करते हैं कि हीट एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। जनरली हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat is a form of energy which produces sensation of warmth in us। देखिए, हीट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही हीट एनर्जी भी होती है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये हमारे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने का या ठंडा होने का, वार्मथ का, गर्म होने का। तो हीट क्या है? हीट एक तरह की एनर्जी है जो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी? सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी, मतलब कि जिसको हम सेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं, तो हमारा जो रिफ्लेक्स सेक्शन है वो हमें क्या बताता है कि इस हाथ को यहाँ से हटाना है। रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, जल्दी से हाथ वहां से हट जाता है, नहीं तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। तो यही तो सेंसेशन है, दिस इज द सेंसेशन। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। हम लोग बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन कि बेसिकली ये हीट एनर्जी है क्या। तो हीट एनर्जी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पार्टिकल्स के मोशन से। वो रिलेटेड है पार्टिकल्स के मोशन से। वो मोशन कैसा भी हो सकता है, रैंडम मोशन भी हो सकता है, जिगजैग मोशन जैसा आप पढ़ते हैं फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, वो कैसा मोशन करते रहते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। और मोशन कितने भी तरह के हो सकते हैं। मोशन इसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है पूरा मॉलिक्यूल चल करके जा रहा हो। दूसरा, रोटेशनल मोशन हो सकता है, पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। और दे कैन डू वाइब्रेशनल मोशन। तो बेसिकली हीट एनर्जी क्या है? पार्टिकल्स के मोशन को ही क्या बोला जाता है? हीट एनर्जी बोला जाता है। अगर पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, अगर वो मोशन में है, तो उनके पास जरूर कौन सी एनर्जी होगी? जरूर उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, और इनके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है
वही टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी बोला जाता है। तो बेसिकली हीट एनर्जी किससे रिलेटेड है, पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड। हीट एनर्जी किससे रिलेटेड होगी, पार्टिकल के मोशन से, या बोल सकते हैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हीट एनर्जी बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी। अब पार्टिकल्स कितने तरह के मोशन कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब है जैसे हम एक मॉलिक्यूल को लेकर के चलते हैं, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को O2 से लिखा जाता है। हमें पता है कि इसके मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ी होती है, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर ऐसा चल करके जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो कैसा मोशन दिखा रहा है, तब वो पूरा सिस्टम ट्रांसलेशनल मोशन दिखा रहा है। ये पूरे मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल, ये ऐसा क्या कर सकता है, रोटेशन भी कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये मॉलिक्यूल ऐसा वाइब्रेशंस भी कर सकता है। तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, किसी भी तरह के मोशन के कारण इसके अंदर जितनी भी काइनेटिक एनर्जीज होंगी, द काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, उसी को बोला जाएगा हीट एनर्जी। अब हम बात करते हैं इनके मोशन कितने तरह के हो सकते हैं, ये मोशन किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बारे में सुनिए। तो हम लोग 3D में बात करते हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, जिसमें आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। दिस इज द 3 डायमेंशनल सिस्टम। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये मेरा ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसा एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है। सो इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग द वाई एक्सिस। पूरा मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में ऐसा बढ़ जाएगा आगे की तरफ, और पूरा मॉलिक्यूल ऐसा जेड एक्सिस में आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा मोशन रिप्रेजेंट करेगा, ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंट करेगा इन 3 डायमेंशन, 3 डायरेक्शन। इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन मूव इन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो ये ऐसा मूव कर सकता है, या ये ऐसा मूव करेगा तो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में चेंज होगी। तो ये 3 डायरेक्शन में मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा बात करते हैं रोटेशनल मोशन। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, तो वो अगर अपनी एक्स एक्सिस पे ऐसा रोटेट करेगा, तो इस रोटेशन के कारण वो किसी भी आसपास के पार्टिकल से कोलाइड नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा मोशन कर रहा है, अपनी ही एक्सिस पे ऐसा रोटेट कर रहा है, तो इस मोशन के कारण वो किसी भी तरह के कोलिजन को नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से इस एनर्जी को काउंट नहीं किया जाता है। तो हम लोग रोटेशन में कौन कौन सी की बात करेंगे, एक तो होगा रोटेशन अलोंग द वाई एक्सिस, तो मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट करेगा, दिस रोटेशन, ये रोटेशन होगा एक्स वाई एक्सिस के अलोंग। एंड द रोटेशन अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे ये ऐसा रोटेट करेगा, और वाई एक्सिस पे ये ऐसा रोटेट करेगा, और एक्स एक्सिस पे ये ऐसा रोटेट करेगा। तो इन रोटेशन के कारण जो एनर्जी होगी वो भी हीट एनर्जी है। तीसरा तीसरा मॉलिक्यूल के पास कैसा मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन। हो सकता है वो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर रहा हो सकता है वो अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस क्या कर रहा हो, वाइब्रेशंस कर रहा हो। लेकिन ये जो वाइब्रेशनल मोशन होता है ये हाई टेम्परेचर्स पर होता है। जब गैस को हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस ऐसा हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तब ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं, ये एटम्स क्या करना शुरू कर देते हैं, ये वाइब्रेशनल मोशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह ये ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, ये एक दूसरे से ऐसा दूर जाएंगे, पास आएंगे, इस तरह से क्या करते रहेंगे, ये ऐसा वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो एक मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है। और ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस के रिस्पेक्ट में। गैसेस, या आप लोग लिक्विड्स की भी बात कर सकते हैं, लिक्विड्स के अंदर भी इस तरह के मोशन होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी करते हैं, मॉलिक्यूल्स रोटेशन भी करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन भी करते हैं, तो लिक्विड स्टेट में भी ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो गैसेज और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, हीट एनर्जी की। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन थी, सेकंड डेफिनेशन यहाँ से आएगी। हीट एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मूविंग इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी, जैसे इस सिस्टम में आपको 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 4 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो इन 4 पार्टिकल्स की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, उन सबका जो सम कर देंगे, उन सबका जो टोटल होगा, इस पूरे सिस्टम का टोटल आएगा। तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सब पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी। ये सेकंड डेफिनेशन है, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की। ये तो गैसेस के लिए था, सॉलिड्स में क्या होगा। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं
वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो तो एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, तो वो ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन तो नहीं कर सकते हैं, चल करके तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। तो सॉलिड की जो हीट एनर्जी होती है वो किससे रिलेटेड है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशनल मोशन से। इस तरह से ये पार्टिकल्स अरेंज्ड रहते हैं, ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, ये इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। और जब इनको हीट एनर्जी मिलेगी, गर्म किया जाएगा, तो आपको पता है क्या होता है, इनके वाइब्रेशनल मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से इतना दूर हो जाते हैं कि इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। और अगर इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो हम जानते हैं कि ये जो सॉलिड है फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स ऐसा इतनी दूर दूर हो जाते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये सॉलिड था, तब तक यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे या पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ वाइब्रेशंस कर रहे थे। ऐसा वाइब्रेशन कर रहे थे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो तीनों तरह के वाइब्रेशन इसमें कर सकते। तो एक सॉलिड की हीट एनर्जी की डेफिनेशन कैसे देंगे, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे अभी वाइब्रेशन कर रहे हैं, उनके वाइब्रेशन के कारण उनके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है या उनके पास जितनी भी एनर्जी है वाइब्रेशनल मोशन की, उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, उसी एनर्जी को हीट एनर्जी बोला जाता है। तो सॉलिड्स के लिए जो हीट एनर्जी का डेफिनेशन बनेगी, वो किससे रिलेटेड बनेगी, वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन से रिलेटेड बनेगी। लेकिन गैसेज और लिक्विड्स के लिए अगर आप हीट एनर्जी की डेफिनेशन बनाएंगे, तो वो डेफिनेशन में आप लोग ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, तीनों मोशन की काइनेटिक एनर्जी के सम को बताएंगे। ओके, डन, समझ आ गया यहाँ तक? हैंड रेज कर दीजिए अगर ये डेफिनेशन क्लियर है। फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ओके, इंटरनल एनर्जी के भी डिस्कशन में हमें सॉलिड और लिक्विड गैसेस इन तीनों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? एक तो होती है एक्सटर्नल एनर्जी। वो एक्सटर्नल एनर्जी हम कैसे देते हैं, हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। तो ये होती है एक्सटर्नल एनर्जी। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये बॉल थी, मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसको ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको थ्रो करता हूँ तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी के कारण इसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हाफ mv स्क्वायर, कि आपने इस पर जितना वर्क डन किया वो वर्क डन कितना है, हाफ mv स्क्वायर। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो वही उसकी एनर्जी बन जाती है, वही उसकी एनर्जी में चेंज होता है। ओके, तो ये इसके पास एनर्जी थी, और ये किस तरह की एनर्जी है, तो आंसर है ये एक्सटर्नल एनर्जी है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि सिस्टम के पास, पूरे सिस्टम के पास जो एनर्जी है, कि बाहर से इसको जो एनर्जी मिली उससे ये चलना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये क्या कर सकता है, ये भी वर्क डन कर सकता है। ये जा करके जिससे भी टकराएगा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा करके उसको डिस्प्लेस करेगा। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, मतलब वो भी वर्क डन कर सकता है, मतलब वो भी क्या कर सकता है, वर्क डन। तो ये तो एक्सटर्नल एनर्जी हुई। हम बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अब जब मैं इसको थ्रो करता हूं, तो क्या इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं क्या, इनके एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं या ये जो भी वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं उसमें कोई चेंज आएगा, तो आंसर है नो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक्सटर्नल एनर्जी से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमें इसके बारे में बात नहीं करनी, हमें बात करनी है कि सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, उसी एनर्जी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, और इसके बेसिस पर हम हीट एनर्जी की एक डेफिनेशन और लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद configuration of molecules, or you can say that particles, and motion। आपके पास एक क्लोज सिस्टम है, जैसे कि हम गैसेस की बात करें, अगर हम गैसेस की बात करेंगे
तो गैसेस को रखने के लिए एक क्लोज कंटेनर लेंगे, और इस क्लोज कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स होंगे जो कैसा मोशन दिखा रहे होंगे, जो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की नंबर डेंसिटी काफी ज्यादा है, मतलब कि इस कंटेनर के अंदर हमने गैस को काफी ज्यादा क्वांटिटी में फिल कर रखा है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसा होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ऐसा रहेंगे। और अगर ये क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो एक दूसरे पर जरूर क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस भी लगाएंगे, क्योंकि ये जो एटम है या पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, ये भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ये भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो चार्जेस एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे, इंटरेक्शन होंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्फिगरेशन ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे कि सॉलिड्स में तो आपको क्लियरली ध्यान है कि कॉन्फिगरेशन किससे रिलेटेड होगा, ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये वाले मॉलिक्यूल की या ये वाले पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल को इधर से अट्रैक्शन फोर्स, इधर से सब तरफ से क्या लग रहा है, सब तरफ से मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, आसपास के पार्टिकल इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकता, ये ऐसा यहां से निकल करके बाहर नहीं जा सकता। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण या पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पार्टिकल्स का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनकी जो भी पोजीशंस होंगी, उसके कारण जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी कौन सी होगी, वो एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, और मोशन के कारण पार्टिकल्स का अच्छा ये सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो उनके कारण उनके पास जो एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है? अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, अगर कॉन्फ़िगरेशन उनका फिक्स है, एक फिक्स पोजीशन पर है, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसी को तो क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी। अब जैसे ये सॉलिड था, इस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी, उनकी पोजीशन फिक्स है, उनकी पोजीशन फिक्स है। तो मैं यहां लिखूंगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, और इनका क्या कर देंगे, इनका सम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और उसको क्या बोला जाता है, उसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के पास जितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और अगर आप उन दोनों का सम कर देंगे, तो ये जो एनर्जी आएगी इन दोनों का सम करने के बाद, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। तो एक सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी होते हैं, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है, मॉलिक्यूल्स मोशन भी कर रहे हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, उन सबकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो हम इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बना सकते हैं। इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द कॉन्फिगरेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, द सम ऑफ द, ये वर्ड सबसे पहले यूज करेंगे, द सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ये तो सॉलिड्स के लिए था। तो हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी यही तो थी, मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी को तो हम लोग हीट एनर्जी बोल रहे थे। तो बेसिकली हीट एनर्जी क्या है? क्या मैं ये बोल सकता हूं, हीट एनर्जी इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के पास जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, उसका ये क्या है, उसका ये एक पार्ट है, क्योंकि सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हीट एनर्जी बोला जाता है। तो ये हीट एनर्जी की नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो ये हीट एनर्जी की नेक्स्ट डेफिनेशन है। अगर हम गैसेस की बात करें तो, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर होंगे कि वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे ही नहीं, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारा जो कंटेनर है, उसके अंदर जो गैस है वो रेरेफाइड है,
रेयरिफाइड का मतलब है कि रेयर है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, बहुत कम है, इंटरेक्शन भी नहीं होंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, बस ये सिस्टम में इतने ही पार्टिकल्स दिखाई दे रही है। तो ये जो गैस है ये रेयरिफाइड गैस है। अब इसमें ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हो सकता है ये आपस में भी कोलाइड करे, ये इसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, तो वॉल्स के साथ कोलिजन करके ये फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन, या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रैंडम मोशन यूज करते हैं। तो अगर मैं इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करूं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या नहीं होगा, पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण तो कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो कोई फिक्स पोजीशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। आइडियल गैस इसी को तो बोला जाता है, केमिस्ट्री में यही तो स्टडी करते हैं, आइडियल गैस। ओके, तो अगर इसकी इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन देनी हो तो उस डेफिनेशन में क्या आएगा, उसमें सिर्फ आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, रेरेफाइड गैसेस की बात करते हैं, अगर हम रेरेफाइड गैसेस की बात करते हैं तो उस केस में द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एक पार्टिकल की नहीं, टोटल इसकी 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 सब पार्टिकल्स की एनर्जी का सम कर देंगे, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी। अब हम इस इंटरनल एनर्जी को हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का पार्ट होता है हीट एनर्जी। कौन से वाला पार्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी वाला। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है, तो इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वही हीट एनर्जी होगी। अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए आपको बोलना है तो आपको ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, हीट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। अगर आपको गैसेस के लिए बोलना है तो सीधा ये बोल सकते हैं, द टोटल kinetic energy of the particles is internal energy and that internal energy is heat energy, that internal energy is heat energy। तो ये हीट एनर्जी की नेक्स्ट डेफिनेशन है। यहां तक क्लियर है सबको, हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस। टेम्परेचर डिफरेंस, हालांकि अभी तक हमने टेम्परेचर को डिस्कस नहीं किया है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पर हम डेफिनेशन तो जरूर बना सकते हैं, क्योंकि नेचर में हमें जो फिनोमेना दिखते हैं, जो घटनाएं दिखती हैं, उसके बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं। और फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में स्टडी करना, नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं आसपास, उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज फिजिक्स। तो आसपास जो दिखा उसके हिसाब से भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब वो डेफिनेशन इससे रिलेटेड है। देखिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द हॉट ऑब्जेक्ट विच इज एट द 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये ए ऑब्जेक्ट है। इसके पास में मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा इसके कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में मैंने रखा बी ऑब्जेक्ट को और जिसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि इस सिस्टम से हीट एनर्जी जा रही है, इट इज लॉसिंग द हीट एनर्जी एंड इट इज गेनिंग द हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, ये हीट एनर्जी को गेन कर रहा है। तो हीट ट्रांसफर हो रही है हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ। तो क्या बोलेंगे, द एनर्जी which transfers on account of temperature difference, on account of temperature difference is called heat energy, is called heat energy। और ये जो आपको हीट फ्लो दिखाई दे रहा है और ये जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीट फ्लो या हीट ट्रांसफर। तो ये भी हीट एनर्जी की डेफिनेशन है। ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होती है, ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होती है, ट्रांसफर होती है या मूवमेंट करती है, चल करके जाती है,
हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ, और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि कौन सी कंडीशन नहीं आएगी, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी। ओके, तो ये बॉडी है हाई टेम्परेचर की बॉडी और ये बॉडी है लो टेम्परेचर की बॉडी, और जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। अब ये ट्रांसफर क्यों हो रही है, इसका बेसिक कारण भी तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये बॉडी है, फर्स्ट बॉडी ये थी जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए, और ये बी। अब अगर ये गर्म है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके वाइब्रेशनल मोशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से हीट एनर्जी देना शुरू किया, मैंने यहाँ पे बर्नर लगा रखा है, इसको मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, हीट एनर्जी देने से क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। पहले ये वाइब्रेशन कर रहा था, ये इसकी मीन पोजीशन थी, पहले ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा था और इधर जा रहा था, मैंने जैसे ही गर्म किया अब ये मीन पोजीशन से इतना इधर जाता है और इतना इधर जाता है। तो बेसिकली क्या इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये आपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, तो वही एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना दूर जाता है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर ये ऐसा वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो जैसे ही इस तरफ जाएगा तो ये अपने नेक्स्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा, अपनी एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा, फिर ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर, फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर ये इसके साथ टकराएगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये इसके साथ टकराएगा, वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, और फिर ये वाइब्रेट करेगा, इसके साथ में आपने नेक्स्ट बॉडी रख दी, ये नेक्स्ट बॉडी का पार्टिकल है। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा तो जाकर के जब इससे कोलाइड करेगा तो इसको ये एनर्जी दे देगा, तो फिर ये इस एनर्जी से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे हाई एम्पलीट्यूड से। तो हीट ट्रांसफर यही तो होता है सॉलिड्स के अंदर, कि पार्टिकल्स बाय पार्टिकल्स, एक पार्टिकल अपने एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, कोलिजन में जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये वाइब्रेशनल मोशन की एनर्जी आगे से आगे चलती जाती है। तो ये हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐसा आगे से आगे बढ़ती जाएगी, दैट इज हीट एनर्जी। और अगर ये हीट एनर्जी को लॉस करेगी तो इसका टेम्परेचर तो कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 से 50 हो गया और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री से 50 डिग्री हो गया। तो इसने हीट को लॉस किया, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसने हीट को गेन किया, इसका टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसा तब तक चलेगा जब तक कि कौन सी कंडीशन नहीं आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाएगी, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या नहीं हो जाएगा जब तक, जीरो। अब आप निकालोगे द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेकंड बॉडी, T1 माइनस T2 करोगे, जीरो आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब जीरो हो जाएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, और थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब है कि अब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम हो चुकी है, टेम्परेचर डिफरेंस रहा ही नहीं। तो एक ये डेफिनेशन भी बनती है हीट एनर्जी की, द एनर्जी विच ट्रांसफर्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर हो रही है उसको हीट एनर्जी बोलते हैं, और ये जो ट्रांसफर होता है इसको हीट फ्लो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको हीट फ्लो बोला जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट एनर्जी, यही हीट एनर्जी है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, कि हीट एनर्जी की क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, हैंड रेज कीजिए। ओके, थैंक यू। अब देखिए इसकी यूनिट क्या क्या होंगी, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। इन यूनिट्स के बारे में डिस्कशन जो है वो कल करेंगे, अभी सिर्फ यूनिट्स बता रहा हूं मैं आपको। हमें जो इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स काम में आएंगी, एक तो एसआई यूनिट, एनर्जी की एसआई यूनिट आपको पता है क्या होती है, जूल। किसी भी तरह की एनर्जी हो, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सबको किसमें मेजर किया जाता है, सबको जनरली सबकी एसआई यूनिट जूल ही होती है, ठीक है। तो हीट को भी जूल में मेजर किया जाएगा। इसके बाद में हम लोग एक सीजीएस यूनिट यूज करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, शायद आपने पढ़ लिया होगा इसके बारे में।
सीजीएस सिस्टम में एक यूनिट होती है, इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी बोला जाता है, इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में यही यूनिट काम में ली जाती है और पुराने टाइम से यही यूनिट काम में आ रही है। सो दिस इज कैलोरी। तो ये जो यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, या आप इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कैलोरी बोला जाता है। और इसको किससे लिखा जाता है? CAL से लिखा जाता है, कैल से लिखा जाता है। और जूल को किससे लिखते हैं? जूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से, इसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग CAL, कैलोरी। ओके, अब इनमें क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है। यस मोहक जैन। यस मोहक जैन, इज देयर एनी डाउट? हर्षिता, unmute yourself. Yes, Harshita. हाँ जी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। You can ask the questions. Yes, Mihir Yadav. Unmute yourself. चित्रा, भूमि, भावना, अपेक्षा, unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपेक्षा, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अभी तक तो सारा क्लियर है सर। ओके, डन। ठीक है, तो कल हम लोग फिर डिस्कस करते हैं यस सर। कि ऐसा यूनिट जूल और प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी में क्या रिलेशन होता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।